सुने कहानी। आज की कहानी का शीर्षक है दूसरा ताजमहल। इसकी लेखिका है नासिरा शर्मा, आवाज प्रज्ञा पांडे की। हवाई जहाज में बैठी नैना किसी परिंदे की तरह सहमी और निराश थी, जिसको उड़ान भरते हुए बीच में ही बहेलिये ने झपट लिया था। नियति का यह खेल उसकी समझ में नहीं आया। दिल्ली पहुंचकर वह हवाई जहाज की सीट पर बेहिस सी बैठी रही। भीड़ छटने पर एयर होस्टेस ने उसकी हालत देखी और पास आकर बोली, मैम, आपकी मदद कर सकती हूँ? नहीं, मैं ठीक हूँ। बड़ी देर तक वह कुर्सी पर बैठी खाली नजरों से मुसाफिरों को बाहर निकलता देखती रही। उसके दिमाग से सब कुछ पूछ सा गया था। कौन सा घर, कौन सा शहर और कौन सा पता जहां उसको जाना था। एयर होस्टेस ने उसकी अटैची निकाली और उठी, सीढ़ियां उतरी और इमारत में दाखिल हुई। प्रीपेड टैक्सी काउंटर पर बड़ी देर तक चुप रही। फिर बड़ी मुश्किल से उसने सड़क का नाम बताया। टैक्सी में बैठी तो लगा सिर के अंदर झंझनाहट सी है। घर का नंबर याद नहीं आया। टैक्सी बड़ी देर तक उस सड़क पर दाएं बाएं घूमती रही। फिर ड्राइवर ने झुंझला कर कहा कि मेम साहब, मुझे घर भी लौटना है। नैना की चेतना लौटी। बहुत देर तक ढूंढने के बाद उसने पर्स से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला और बड़ी कठिनता से पता पढ़ा। घर पहुंचकर उसको अजीब घुटन का एहसास हो रहा था। सिर में शदीद दर्द उठ रहा था। उसकी हालत देखकर नौकर परेशान थे। वह दोनों हाथों से सिर पकड़े बेडरूम में जा बिस्तर पर लुढ़क गई। सारी रात नैना के दिमाग में फोन की घंटी घनघनाती रही। उसी के साथ रोजी के शब्द टपकन बन उसके दिल को मसलते रहे। मुझे कभी कभी लगता है कि सर अपने सारे दुखों को नशे की हालत में तरतीब दे लेते हैं, जो उनकी अभिलाषा रही है मगर पूरी नहीं हो पाए। अनजाने में ही सही मुझे उनका यह अंदाज बड़ा निर्मम लगा। आपको देखकर मैं समझ सकती हूँ कि आपका विश्वास कहाँ पर टूटा है। प्लीज मैम, हो सके तो सर को भूल जाइए। एयरपोर्ट पर विदाई देते हुए रोजी ने बहुत धीमे स्वर में कहा था। नैना को अच्छी तरह याद है कि वह जून का तपता महीना था जब उसकी पहली मुलाकात रविभूषण से हुई थी। शादी की उस पार्टी में ढेरों मर्द औरत का जमघट था। कुछ चेहरे जाने पहचाने, कुछ अजनबी थे। उन्हीं में से एक चेहरा रविभूषण का था। बल्बों की रंगीन झालरों से सजे पेड़ के पास खड़ा वह बेतहाशा सिगरेट फूंक रहा था। धुएं में डूबा उसका चेहरा उसे और भी रहस्यमय बना रहा था। जब किसी के परिचय कराने पर उसने होठों में सिगरेट दबाकर बड़े परंपरागत अंदाज से दोनों हाथ जोड़कर नमस्ते की, तो नैना को हल्का सा झटका महसूस हुआ। वह हेलो या हाय की आशा कर रही थी, मगर उसने गौर से रविभूषण को देखा। चेहरे पर खोयापन, माहौल से लापरवाह उसकी बड़ी बड़ी आंखें अपने ही सिगरेट की धुएं से अनमुदी हो रही थीं। उसने संवाद शुरू करना चाहा, मगर जाने क्यों रुक गई। वह भी खामोश खड़ा संपूर्ण वातावरण का जायजा लेता रहा। नैना को वह आदमी कुछ अलग सा लगा, बल्कि यूं कहा जाए कि उस आदमी के व्यक्तित्व से कोई और शख्स अंदर बाहर होता नजर आ रहा था। भीड़ के बावजूद नैना की नजरें कई बार रविभूषण पर पड़ी। रविभूषण से नैना की यह पहली मुलाकात बड़ी सरसरी सी थी, सो धुंधला। मगर चंद माह बाद जब लंच पर उससे दूसरी मुलाकात हुई तो वह गुमनाम चेहरा गर्द झाड़ कर साफ नजर आया। सिगरेट, धुआं, खोयापन और लापरवाह अंदाज। चूंकि यह बिजनेस लंच था, तो बाकायदा परिचय हुआ और कार्ड का आदान प्रदान भी। नैना ने तब जाना कि एक साथ दो व्यक्तित्व की झलकियां दिखाने वाला यह इंसान बंबई शहर ही नहीं बल्कि देश का जाना माना वास्तुविद रविभूषण है। तो उसने रवि से अपनी पहली मुलाकात का कोई जिक्र नहीं किया। रवि को वैसे भी कुछ याद न था, वरना वह कह सकता था कि हम पहले मिल चुके हैं। इंटीरियर डेकोरेशन को लेकर यह मीटिंग बंबई के मशहूर उद्योगपति द्वारा बुलाई गई थी। उनके पोते का ऑफिस, जिसको रवि ने डिजाइन किया था, ईंटगारी की मदद से बनकर अब साकार रूप ले चुका था। उसकी सजावट को लेकर सलाह मशविरा चल रहा था। लंच के बाद कॉफी पीते हुए नैना को रविभूषण बहुत हंसमुख और मिलनसार आदमी लगा। खासकर काम को लेकर उसका नजरिया और राय जानकर महसूस हुआ कि इतनी शोहरत पाने के बावजूद
आदमी काफी सुलझे स्वभाव का है। दम्भ या ओछापन उसमें मौजूद नहीं है। नैना को दूसरे दिन दिल्ली लौट दम्भ या ओछापन उसमें मौजूद नहीं है। नैना को दूसरे दिन दिल्ली लौटना था, वह लौट आई। सप्ताह भर बाद उसको रविभूषण का फोन मिला, बस यूं ही हालचाल पूछने की नीयत से। नैना को उसका बात करना बुरा नहीं लगा। 5 मिनट की यह बात अगले सप्ताह 10 मिनट में बदली तो नैना को कुछ अटपटा सा लगा। बात में वही दोहराव था। औपचारिकता के अतिरिक्त किसी और स्वर की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि एक इंटीरियर डेकोरेटर जरूर थी वह, मगर रविभूषण जैसे आर्किटेक्ट से वह क्या बात कर सकती थी। जब तीसरा चौथा फोन आया तो नैना सोच में पड़ गई कि आखिर बिना किसी योजना पर बात किए यह बार बार फोन क्यों कर रहा है। फिर ख्याल गुजरा, शायद उसको कोई बड़ा प्रोजेक्ट दिल्ली में मिला हो और उस सिलसिले में वह संवाद की भूमिका बना रहा हो। आखिर बंबई शहर का मामला है, 2 शहरों के बीच दूरियां काफी हैं, मगर एक प्रोफेशनल को तो साफ साफ बात करना ज्यादा पसंद आता है। फिर का जवाब नैना के पास नहीं था। वह फोन करने के लिए मना भी नहीं कर सकती थी। आखिर वह देश का एक सम्मानित वास्तुविद था और बेहद शालीन स्वर में बातचीत करता था। स्वयं नैना सारे दिन अपने ऑफिस में नए नए लोगों से प्रोजेक्ट को लेकर मिलती थी। आखिर उसका काम ही ऐसा था। मगर बिना काम के फोन का मौसम तो कब का बीत चुका है। वह कॉलेज के दिन जब दोस्तों से बातें ही खत्म नहीं होती थीं, उन दिनों के मुकाबले में आज कंप्यूटर का दौर है, जहां संवेदनाओं के लिए समय ही नहीं बचा है। वह अगस्त का उमस भरा महीना था जब रविभूषण किसी मीटिंग के सिलसिले में उसके शहर आया था। पता नहीं क्यों नैना ने महसूस किया कि रविभूषण काम का बहाना बना केवल उससे मिलने आया है। दिमाग के इस शक को यह कहकर उसने झटक दिया कि यह बेवकूफी का ख्याल उसको टेलीफोन पर होती बातों के कारण आया है, वरना एक व्यस्त आदमी बिना कारण यात्राएं नहीं करता। मगर वह आंखें, उनकी भाषा क्या अलग सी इबारत की तरफ इशारा नहीं कर रही थी। शाम की चाय पीकर जब रविभूषण उसके बंगले से निकला तो वह पोर्टिको में आन खड़ी हुई। जाते जाते रविभूषण ने उसकी तरफ मुड़कर देखा और उसने हाथ उठाकर बाय कहा। फिर चौंक कर उसने अपने उठे हाथ के नर्म इशारे को ताका और नजर उठाकर जो रविभूषण की तरफ देखा तो धक सी रह गई। उन आंखों में सम्मोहन था, गहरा आकर्षण। उसने नीचे हाथ किया और स्वयं से पूछा उसने हाथ नीचे किया और स्वयं से पूछा, कहीं यह तेरा भ्रम तो नहीं है नैना? एक रंग जो मौसम बदलने से पहले हवा में फैलने लगता है, कुछ वैसी ही कैफियत से नैना दो चार हुई। एक खुशी जैसे उसको कुछ मिल गया हो, मगर क्या। इसी उधेड़बुन में वह तैरती उतराती प्लाजा की तरफ चल पड़ी, जिसकी सारी सजावट उसी को करनी थी। रास्ते के सारे पेड़ उसको चमकीली पत्तियों से सजे लगे और शाम ज्यादा गुलाबी, जिसमें धुंधल का सुरमई रंग की धारियां जहां तहां भर रहा था। घर लौटते हुए उसको सड़क की बत्तियां चिराग की तरह जलती लगी, जैसे छतों पर दिवाली की सजावट घरों को दूर तक रोशनी की लकीरों में बांट देती थी। आज उसका मूड बरसों बाद हल्का हुआ था। कोई कुंठा, कोई शिकायत, कोई कड़वापन या झंझलाहट उसको आहत नहीं कर रही थी। वह हवा में तैरती हुई जब घर पहुंची तो नौकर ने बताया कि साहब को कोई इमरजेंसी ऑपरेशन करना है, जिसके कारण वह देर से लौटेंगे। सूचना सुनकर वह हमेशा की तरह आक्रोश से भरी नहीं, बल्कि उसने लापरवाही से कंधे झटके और गुनगुनाती हुई कमरे में दाखिल हुई। नहाने के बाद जब वह गाउन में लिपटी ड्रेसिंग टेबल पर बैठी तो अपना ही चेहरा इस तरह देखने लगी जैसे पहली बार देख रही हो। आंखों के नीचे हल्का कालापन, भौं के पास कई लकीरें, माथे के पास सफेद बालों का झांकना, आंखों में एक जिज्ञासा कि मैं कैसी लगती हूँ। उसको अपनी त्वचा मुलायम और चमकीली लगी। होठों पर जाने कहां से आई मुस्कान उसको अजनबी लग रही थी। थकान के बावजूद उसमें फुर्ती का एहसास था। खाना खाने के बाद जब वह पलंग पर लेटी तो उसको महसूस हुआ कि आज बरसों बाद उसके बदन को मुलायम बिस्तर मिला है। उसने आराम की सांस ली और आंखें बंद की
तो सामने रविभूषण का चेहरा तैर गया। बंबई पहुंचते ही रवि ने नैना को फोन किया कि वह भली प्रकार पहुंच गया। रात को जब दोबारा उसने फोन किया तो नैना को पहली बार लगा कि उसकी आवाज को सुनकर उसके दिल में कुछ उथल पुथल सी हुई। फिर फोन का यह सिलसिला 5 मिनट से आधा घंटा हो गया और हफ्ते की जगह रोज बातें होने लगी, जिसमें प्रोफेशनल बातें कम और आपसी बातें ज्यादा होती। खाना खाया या नहीं, दिन कैसा गुजरा, मौसम कैसा है, नैना को फोन का इंतजार 8 बजे से शुरू हो जाता, जबकि ठीक 10 बजे फोन की घंटी बज उठती थी। इस बीच वह सारे काम निपटा लेती ताकि आराम से बातें कर सके। उसको अकेले घर में एक साथी मिल गया था जिससे वह सुख दुख की बातें कर सकती थी। पिछले 5-6 वर्षों से नैना का अकेलापन बढ़ता जा रहा था। दोनों बेटे पढ़ाई के सिलसिले में अमेरिका चले गए थे। नरेंद्र जब से डायरेक्टर बना है तब से इतना व्यस्त होता जा रहा है कि नैना को गुस्सा आने लगा था कि ऐसा भी क्या पागलपन जो रात दिन अस्पताल में रहना, आखिर घर की भी कोई जिम्मेदारी है। सारे दिन की उड़ान के बाद परिंदे भी तो अपने घोंसले में लौटते हैं। पिछले 3 दिन से डॉक्टर नरेंद्र घर नहीं लौटे थे। कोई बेहद पेचीदा केस आ गया है। कई विदेशी प्रोफेसर मेडिकल क्षेत्र के भी रात दिन सिर खपा रहे थे। नैना को स्थिति की गंभीरता का ज्ञान था, मगर हर दिन आपातकाल का वातावरण बना रहे तो फिर इंसान जिए कैसे इस अकेले घर में। कब तक टीवी देखे, मित्रों को फोन करे और पार्टियों में शामिल हो। हर तरफ उसको ऊब लगने लगी थी। थोड़ी बहुत जो खुशी उसको मिलती तो वह सिर्फ अपना ऑफिस था जहां काम में उसका दिल बहल जाता था, या फिर बच्चों के ईमेल संदेशों और फोन पर उनकी आवाजें सुनकर वह खुश हो जाती थी। नरेंद्र भी इतना थके लौटते कि खाना खाकर सो जाते और नैना जब फोन पर बातें करके लौटती तो उसके दिमाग में यह प्रश्न फूलों से भरी क्यारी की तरह खिल उठता कि रविभूषण उसका क्या लगता है, दोस्त या भाई। नैना अपनी सालगिरह के दिन बच्चों के बिना उदास थी। नरेंद्र भी विदेश गए हुए थे। उस रात फोन पर रवि ने जब उसकी उदासी का कारण जानकर यह कह दिया कि वह नैना को खुश देखना चाहता है, इसके लिए वह अपने जीवन के बचे वर्ष भी उसको भेंट स्वरूप दे सकता है, तो नैना भी भावुक होकर बोल उठी कि क्या वह रवि को भाई कह सकती है। इस पर रवि ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, भाई हरगिज नहीं, हमारा रिश्ता तो सखा का है। और यह सुनकर नैना विश्वास से भर उठी। सारी दुनिया उसको सुगंध से भरी महसूस हुई। आखिर हर रिश्ते से बड़ा रिश्ता दोस्त का होता है, जिसमें न कोई लालच, न बंधन, न जोर, न जबरदस्ती। जितनी लंबी पेंग लेना चाहो ले सकते हो। इस रात ने दोनों के वार्तालाप का अंदाज ही बदल डाला। बातों का सिलसिला सुबह 3 बजे तक चला और अनजाने में एक नई दिशा की तरफ मुड़ गया। नैना का छोटा भाई जो 2 वर्ष पहले ही कार दुर्घटना में जीवित नहीं रहा था, उसके बहुत करीब था। दोनों में बचपन से दोस्ती थी। जब वह बनारस से दिल्ली नौकरी के सिलसिले में आया तो नैना की खुशी का पूछना क्या था। कुछ दिन भाई बहन के साथ नरेंद्र घूमने फिरने गए, फिर बोर होकर अपने अस्पताल में गुम हो गए। नैना को उनकी कमी खलती न थी। उसका बचपन दोबारा उसको मिल गया था। भाई की शादी की सारी खरीदारी उसने दिल्ली से की थी, मगर होनी को कौन टाल सकता था। शादी के सप्ताह भर पहले तालकटोरा के पास कार की टक्कर होने से उसकी मौत हो गई। डॉक्टर नरेंद्र कुछ न कर पाए। आखिर वह ईसा मसीह तो थे नहीं जो मुर्दा बदन में जान फूंक देते। नैना गहरी उदासी में डूब गई थी। उसी दुर्घटना के बाद बेटों का अमेरिका जाना हो गया। नैना को लगता कि वह इस दुनिया में तन्हा रह गई है। किसी को उससे बात करने, उसके साथ समय गुजारने की फुर्सत नहीं है। नरेंद्र से शादी उसकी पसंद की थी। दोनों ने शादी से पहले एक दूसरे को देखा परखा था, मगर जिंदगी तो हमेशा समय से आगे निकल जाने वाली चीज है, न कि ठहरी हुई जन्मपत्री जिसके सारे शब्द अनेक संकेतों से भरे होते हैं। अपने काम को परखते उसकी दौड़ में शामिल नरेंद्र भी पहले वाले इंसान नहीं रह गए थे। उनके जीवन मूल्य जड़ न होकर तरलता में अपना समाधान ढूंढने लगे थे। बहुत सी बातें नैना को परेशान करती थीं। कई सवाल थे जो वह नरेंद्र से करना चाहती थी, मगर उनके पास हर बात का जवाब खामोशी था। नैना भी नरेंद्र से उखड़कर अपने ऑफिस से अधिक जुड़ने लगी, मगर यह एहसास समय के साथ बढ़ने लगा कि उसका वह पुराना घर कहीं खो गया है। नैना के दिल में
नरेंद्र के खिलाफ भरा गुबार कभी कभी फोन पर निकल जाता। आखिर एक दिन रवि ने कह दिया कि क्यों सहती हो ये सब, चली आओ सब कुछ छोड़कर मेरे पास। सुनकर नैना चौंक पड़ी, पूछने वाली थी आखिर किस रिश्ते से, फिर कुछ सोचकर रुक गई। पूरी रात रवि के इस बुलावे पर गौर करती रही, उसमें ध्वनित प्रेम के स्वरों को पकड़ने की कोशिश में स्वयं से सवाल करती, क्या रवि? और खुद उसने अपने को टटोला, दिल की गहराई में कहीं रवि मौजूद था। उसने चौंक कर पूछा कि नैना, इस रिश्ते का यदि आरंभ अनजाने में हो गया है तो अंत क्या होगा? समझा बूझा या फिर बहरहाल रवि से दोस्ती नैना के जीवन में एक नई उपलब्धि थी जिसने जीवन से उसका मोह बढ़ा दिया था। उसमें थकान की जगह खुश मिजाजी आ गई थी। पहनने ओढ़ने का दिल करता, सजने संवरने की इच्छा के चलते उसने क्रीम सेंट का ढेर लगा लिया और हर रात रविभूषण के बुलावे पर उसका मन बंबई जाने को मचल उठता। उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। बातों की लय में दोस्ती का अनुराग औरत मर्द की चाहत में बदल चुका था। एक दिलनशीन कैफियत थी जिसमें नैना डूबती चली जा रही थी। उसके क्षेत्र की अन्य औरतें उसके चेहरे पर आई ताजगी को देखकर जब उसको अपने इस घर में एक और घर नजर आने लगा। बातों की लय में दोस्ती का अनुराग औरत मर्द की चाहत में बदल चुका था। एक दिलनशीन कैफियत थी जिसमें नैना डूबती चली जा रही थी। उसके क्षेत्र की अन्य औरतें उसके चेहरे पर आई ताजगी को देखकर जब कॉम्प्लीमेंट्स देती तो स्वयं नैना को लगता कि उम्र के इस दौर में जब औरतें दुनियावी जिम्मेदारी से निबट धर्म की तरफ मुड़ने लगती हैं या फिर सूखी नदी में तब्दील होने लगती हैं, उस समय उसको ऊपर वाले ने कैसा वरदान दिया जो दिल दोबारा धड़का और जीवन में अनुराग ताज़ा कोंपल की तरह फूटा। कभी नरेंद्र और नैना का जीवन एक सुखी जीवन था। वे दोनों अपना समय अपने कार्यक्षेत्र में उन्मुक्त भाव से देते थे। दिमाग पर कोई बोझ न होता, न घर की जिम्मेदारियों से दिल परेशान रहता। अपनी कामयाबी को देखकर दोनों ने फैसला लिया था कि वे बच्चों को ऊंची शिक्षा देने के लिए बाहर भेजेंगे। दोनों लड़के गजब के ज़हीन थे। स्कॉलरशिप मिली और उमंग से भरे वे अमेरिका पहुंचे। उनके जाने के बाद डॉक्टर नरेंद्र की रुचि अपने काम में और बढ़ गई। तरक्की मिली तो व्यस्तता का बढ़ना लाजमी था। नरेंद्र के उलट नैना के साथ हुआ। उसका काम में दिल कम लगने लगा। मन भटका भटका सा लड़कों के ख्याल में डूबा रहता। घर सूना लगता, खाना पीना अच्छा न लगता। कुछ माह बाद वह संभल गई। शायद अस्पताल के नए प्रोजेक्ट ने उसका ध्यान बटा दिया, मगर एक उदासी जरूर हरदम उसके मन पर छाई रहती थी जिसको रविभूषण ने दूर कर दिया था। वह बंबई जाने की तैयारी करने लगी। नरेंद्र को उसका बंबई जाना प्रोफेशनल टूर लगा। इसमें क्या खास बात थी? दोनों ही समय समय पर एक दूसरे से दूर घर से बाहर जाते थे। सो नरेंद्र ने सुबह नैना को सेफ जर्नी कह बाय बाय किया और नैना ने हमेशा की तरह उसको कुछ हिदायतें दी। फिर वह पैकिंग में लग गई। नैना जब नए कपड़े पहनकर आईने के सामने खड़ी हुई तो उसको लगा कि उम्र का साया अभी उसके चेहरे पर नहीं आया है। खुशी ने उसके चेहरे पर चमक ला दी है। इस ख्याल से उसकी उत्तेजना बढ़ी कि यदि रविभूषण ने उसको रोका और अपने साथ रहने का आग्रह किया तो वह क्या फैसला लेगी। रविभूषण तो साफ शब्दों में कह चुका है कि तुम बेकार में समय नष्ट कर रही हो, वहां तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा है। यहाँ मैं हूँ, आओ ना, मैं फ़ोन रखता हूँ, तब तक तुम फैसला लो, मैं 10 मिनट बाद फ़ोन करूँगा। उसकी इस तरह की बातें छोटी छोटी शिकायतों के जख्म ताज़ा कर देती और उसको महसूस होता कि उसने अपनी ज़िंदगी जी कहाँ। कभी बच्चे, कभी पति, कभी ससुराल वाले, अब मैं अपनी ज़िंदगी जी सकती हूँ। रविभूषण वास्तविद है जो इमारत बनने से पहले उसका नक्शा खींच मॉडल के रूप में पूरी इमारत सामने लाने की क्षमता रखता है। वह जिंदगी का नक्शा भी बड़ा मजबूत बनाएगा जिसमें वह अपनी महबूबा के लिए ताजमहल न सही एक छोटा सा घर तो बना सकता है जिसको वह अपनी मर्जी से सजा सकती है। नैना ने पूरे विश्वास से होठों पर लिपस्टिक लगाई और गहरी नजरों से अपने रूप को ताका। उड़ान का समय हो गया था।
दिल्ली से बंबई की उड़ान बहुत कम समय की थी। नैना का मन तेजी से धड़क रहा था। 2 मुलाकातों के बाद घटनाएं संवेदना के स्तर पर जिस तरह से घटी थीं, सारी मौखिक थीं, मगर उनमें जादू था जो नैना के सिर चढ़कर बोल रहा था। कल रात रविभूषण की खुशी का कोई ठिकाना न था जब उसको पता चला कि नैना ने बंबई आना तय कर लिया है। उसके स्वर में जो धड़कन थी, उसने नैना को विश्वास दिलाया कि जीवन का अंतिम पहर जैसे रविभूषण के साथ गुजरने वाला है, वही मेरा अंत होगा। धीरे से नैना ने कहा और बैग उठा हवाई जहाज की सीढ़ियां उतरने लगी। उसको डर था कि रवि को देखकर वह इतनी भावुक न हो उठे कि वहीं हवाई अड्डे पर उससे लिपट जाए, या फिर वहीं रवि सबके सामने उसका चुंबन न ले ले। नैना किसी किशोरी की तरह शर्माई शर्माई सी थी। प्यार किसी भी उम्र में हो उसका अपना तर्क होता है। जो उम्र जात पात भाषा धर्म की सारी दीवारों को गिरा देने की शक्ति अपने में रखता है। नैना की बेकरार आंखें भीड़ में रवि भूषण को ढूंढ रही थीं। जब वो बाहर निकली तो रवि धुएं में घिरा अपनी तरफ उसको आता दिखा। वह व्याकुलता से आगे बढ़ी, मगर रविभूषण का ठहरा हुआ चेहरा देखकर ठिठक गई। वहां पर एहसास की कोई लकीर न थी, बस औपचारिकतापूर्ण मुस्कान। एक ठंडा सहज अंदाज नैना को परेशान कर गया। सुस्त कदमों से चलकर कार में बैठ गई, जिसको स्वयं रविभूषण चला रहा था। नैना के दिल में कुछ टूटा, मन भटक कर कहीं दूर चला गया। दिमाग रवि के गंभीर चेहरे को देखकर बार बार प्रश्न करने लगा कि क्या यह वही आदमी है जो रात के आखिरी पहर और कभी भोर तक बड़ी ललक से बातें करता है, जो दिल दिमाग को उमंगों से भर देता है। आपकी तबीयत ठीक है? हाँ, बहुत चुप चुप हैं। दरअसल दिन को काम में उलझा रहता हूँ, सो बात करने का मन नहीं होता। रवि की हल्की हंसी और जवाब ने नैना को संभाल लिया। उसके अंदर बुझी खुशी फिर जिंदा हो गई और वह चहकने लगी। बातों में पता नहीं चला कि वे होटल पहुंच गए हैं। ऊपर कुर्सी पर बैठा रवि समंदर को देखते हुए सिगरेट पीता रहा और वह बातें। फिर रवि ने लंबी गहरी सांस लेकर खाली चाय की प्याली रखते हुए कहा, मुझे आज बंबई से निकलना होगा। अहमदाबाद में एक होटल बन रहा है, वहां कुछ दिक्कत पेश आई है। बहुत अच्छा हुआ हमारी मुलाकात हो गई। शाम की एक उड़ान दिल्ली के लिए है। अगर दिल चाहे तो रुको, मैं 2-3 दिन में लौटता हूँ। नैना सकपका सी गई। कोई उत्तर नहीं सूझा। दिल पर घूंसा लगा, मगर जल्द संभल गई। गहरी नजरों से उसने रवि को देखा। आंखों में सूनापन छाया था। उसने दिल को तसल्ली दी कि वे दोनों जिंदगी के उस पड़ाव पर हैं जहां फर्ज का नंबर पहले आता है। उसने शाम की उड़ान से लौटना तय कर लिया। रवि ने उसको बाजार में छोड़ा ताकि वह कुछ शॉपिंग करना चाहे तो कर ले। फिर वह 2 घंटे बाद जरूरी काम निपटाकर लौटता है। लंच पर साथ रहेगा। इस बीच वह टिकट भी बदलवाने की कोशिश करता है। नैना को सब कुछ अटपटा लगा। फिर यह सोचकर चुप हो गई कि यह 2 शहरों की अपनी संस्कृति का प्रश्न भी है। बम्बई प्रोफेशनल सिटी है और दिल्ली पॉलिटिकल, जहां कभी भी प्रोग्राम बदला जा सकता है। लंच पर रवि थोड़ा खुला, अपने बारे में बताया कि वास्तविक कला उसका ईमान है। उसको शब्दों से ज्यादा लकीरों पर विश्वास है, जिससे वह घरों का खाका खींचता है और लोगों को छत मुहैया कराता है। नैना ने रवि के लिए एक शर्ट खरीदी थी, जो उसने थैंक्स के साथ ली और नैना को हवाई अड्डे छोड़ने के लिए उठा। जब वो बाय करके चलने लगा तो उसकी आंखों में एक नरमी सी उभरी। यह संदेश नैना को संतोष दे गया। उसको याद आया कि रवि ने कहा था कि मिलना, रहना और जीना क्या होता है, इसको समय से नहीं आंका जा सकता है। कभी कभी पल भर की मुलाकात पूरी जिंदगी पर भारी होती है। नैना को लगा आखिर रवि भी तो उससे मिलने चंद घंटों के लिए ही आया था। अब वह भी 3-4 दिन की जगह एक दोपहर साथ गुजार कर जा रही है, तो इसमें बुरा क्या है। आखिर रवि वास्तुविद है, उसका काम नक्शा बनाना है।
अपने नक्शे को साकार रूप में देखने के लिए धैर्य की, संयम की आवश्यकता होती है। बता तो रहा था कि उसके कई प्रोजेक्ट कई कई वर्षों तक चले हैं। फिर मुझे इतनी व्याकुलता दिखाने की जरूरत नहीं है, ना इसके इस बर्ताव में अतिरिक्त कुछ पढ़ने की जरूरत है। एक नई तरंग के साथ नैना दिल्ली लौट आई। नौकर जो 2-3 दिन के लिए आराम का प्रोग्राम बनाए बैठे थे, वे हड़बड़ा गए। ठीक 10 बजे फोन की घंटी घनघना उठी। अहमदाबाद से रवि का फोन था। नैना हाथ में पकड़ा कॉर प्लेट में रख बेडरूम में आ गई और बिस्तर पर लेटकर बातों में डूब गई। फोन रखते हुए उसको चुंबन मिला। नैना के चेहरे पर एक साथ कई चांद चमक उठे। उसने आंखें बंद कर ली। सामने एक भरपूर जिंदगी का नक्शा था, जहां वह होगी और रवि भूषण। उसने हंसकर आंखें खोली और अपने आप से कहा, नैना, जरा धैर्य से काम लो। माना कि तुम्हारा काम सोने कमरों को सजाना है, मगर इतनी जल्दीबाजी करने की क्या जरूरत है। जिंदगी से भरपूर शरबत का गिलास तुम्हारे हाथ में है, उसको आहिस्ता आहिस्ता करके पियो, एक एक घूंट कर, ताकि तरावट तुम्हारे वजूद में इस तरह फैले जैसे सूखी धरती पर पानी धीरे धीरे उसके खुशकी को जज्ब करता है। नैना ने रात को सपना देखा। एक खूबसूरत घर है जिसके सामने घास का मैदान है, जिसके चारों तरफ फूलों से भरी क्यारियां हैं। एक बड़े सायेदार दरख्त के नीचे रवि उसके साथ बैठा है। सामने पड़ी मेज पर एक नक्शा फैला है, जिसको दिखाते हुए रवि कह रहे हैं, नैना, जापान में मेरे इस प्रोजेक्ट को बहुत पसंद किया गया है। उम्मीद है इस जाड़े में इसकी शुरुआत मैं कर दूं। तुम साथ रहोगी। देखना मेरी लकीरों का कमाल। वह इस तरह बोलेंगी कि उनके सामने शब्द भी फीके पड़ जाएंगे। नहीं रवि, जाड़े में नहीं, हम बसंत में जाएंगे, जब हर तरफ फूलों की मालाएं लिए पेड़ हमारा स्वागत करेंगे। चमकीला सूरज नीचे आसमान पर चमकेगा, तब हिरोशिमा घूमने में मजा आएगा। वह शहर जो बमबारी के बाद दोबारा बसा है, जैसे हमारी यह जिंदगी जो बिना बमबारी के हमको सागर मंथन द्वारा मिली है। नैना हंसती है। उसकी बात सुनकर रविभूषण ने जोर से कहकहा लगाया और गहरी सम्मोहन भरी नजरों से नैना को ताका और सिगरेट मुंह में दबा लाइटर जलाया। लपकते शोले ने सिगरेट को लाल बिंदी में बदल दिया। धुएं के छल्लों से घिरी नैना के कान सुनते हैं, तुम्हारी आंखें बेहद खूबसूरत हैं। तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली नैना? मैं इस तरह भटकता ना, मैं इस भटकाव में जिंदगी की जुस्तजू को छोड़ नहीं पाया हूँ। तो भी नैना, तुम मुझे कभी मत छोड़ना। चलना, क्षितिज के अंतिम छोर तक चलना, मेरे साथ चलना। रात का सपना नैना के दिमाग पर छाया रहा। दिल ने कहा कि रवि, मैं दुनिया छोड़ सकती हूँ, मगर तुम्हें नहीं। तुम मेरी श्वासों में बस गए हो, मेरे वजूद में समा चुके हो। तुमसे अलग होने का मतलब है अपने शरीर को 2 हिस्सों में बांट देना। नहीं नहीं रवि, मैं अब तुम्हारी हूँ, सिर्फ तुम्हारी। जैसे मीरा कृष्णमय हो गई थी, मैं रविमय हो गई हूँ। मेरी तपस्या हो तुम, मेरी निष्ठा हो तुम, मेरी जिंदगी की नई शुरुआत हो तुम। कई दिनों से रविभूषण के जुमले रात दिन नैना के कानों में गूंजते थे। उस पर हर पल नशा दर नशा चढ़ाते हुए काम करते करते वह ठहर जाती, बात करते करते खामोश हो जाती। नैना, तुम कैसे उस माहौल में जी लेती हो? आओ, मैं तुम्हारे इंतजार में यहाँ बैठा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। अपनी बड़ी बड़ी आंखों से इस रविभूषण को देखो तो, यह तुम्हारा है नैना, सिर्फ तुम्हारा। मैं तुम्हारे सारे दुख मिटा दूंगा, तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि तुम फिर से खिल उठोगी, एक तरोताजा गुलाब की तरह, महकी महकी सी। रात के लंबे पहर तक टेलीफोन व्यस्त रहने से बाकी की कॉल रुकी रहती। कई बार नरेंद्र को सुनने को मिला कि मरीज की हालत खराब थी। घर फोन किया मगर बात न हो पाई। बेटों का भी ईमेल मिला तो इसमें भी वही जिक्र जिसको पढ़कर नरेंद्र पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता था। आखिर नैना फोन पर बात करती है तो अपने क्लाइंट से ही तो करती है, फिर मेरा सेल तो ऑन रहता है। मगर उस दिन जाने क्यों नरेंद्र पर क्रोध का दौरा पड़ गया जब कानपुर से कॉल था।
मरीज के रिश्तेदार फोन मिलाते मिलाते थक गए थे। सुबह जब फोन मिला, बिना दवा खाए मरीज चल बसा। यह दवा उसकी जान बचा सकती थी अगर वक्त पर मिलती तो, मगर वह होश खोकर नैना पर जी भर बिगड़ा। यह मरीज उसके कैरियर की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। उसका ऑपरेशन कामयाब हुआ था। मेडिकल क्षेत्र में उसके इस काम को सराहा गया था। अखबारों में उसकी तस्वीरें छपी थीं। बीबीसी ने उससे एक विशेष भेंट वार्ता प्रसारित की थी। उस कामयाबी का यह अंजाम। नैना को नरेंद्र की बातें बेहद बुरी लगी। उसके पास तर्क था कि पूरे अस्पताल में कितने फोन होंगे। उसका अपना सेलुलर था। क्या सारा मेडिकल विभाग एक ही फोन पर टिका है? इस बात को जानकर नैना बुरी तरह भड़क उठी जब नरेंद्र ने बताया कि उसने थकान के कारण सेलो बंद कर दिया था ताकि पूरी नींद सो सके। दूसरे दिन उसको कहीं लेक्चर देने जाना था। नैना को लगा कि सारी जिंदगी नरेंद्र ने अपनी हर लापरवाही का इल्जाम नैना पर थोपा है। उसकी हर गलती को नैना ने हंसकर टाला है, मगर कब तक? वह भी इंसान है। उसको भी प्यार चाहिए, तारीफ चाहिए, धन्यवाद वाले चंद शब्द, ताकि वह भी जी सके। मगर पूरी जिंदगी वह इस घर की सलीब पर टंगी हर तरफ से ताने सुनती रही। जिसकी जरूरत पूरी नहीं हुई उसी ने शिकायत दर्ज कर दी, मगर कभी यह नहीं पूछा कि उसकी जरूरत क्या है। उसके मन में कौन सी नाकाम इच्छाएं मचलती रहती हैं। रवि ठीक ही कहता है कि मैं यहाँ क्यों टिकी हुई हूँ। नैना उस रात बहुत दुखी थी। उसने अपने मन का दुख रवि के सामने नहीं खोला। जब वह कही चुका है कि तुम आओ, यह चेंबर तुम्हारा है, तुम्हारे लिए मैं इतनी रात गए यहाँ रुकता हूँ ताकि बात कर सकूं, वरना यह सब सोचकर नैना खामोश रही कि फैसला जब उसी को लेना है तो फिर शिकवा क्या। सो रविभूषण की जादुई आवाज में खोई रही जो कह रहा था, सुगंध है जिसकी चाह मेरी आत्मा को है। पौ फट चुकी थी। उसने चाय बनाई, नहाई और रवि के पसंद के रंग वाले कपड़े पहने। सारी रात आंखों ही आंखों में कटी थी। आखिर गृहस्थाश्रम का अंतिम अध्याय आज खत्म होने वाला था, मगर नए सूरज ने उसको थकान की जगह उमंग दी। नैना को पता था कि नई जिंदगी की शुरुआत दिल के आईने में शुरू हो चुकी है, मगर उसकी कोई रूपरेखा व्यवहारिक रूप से सामने नहीं थी। उसको पता था कि रविभूषण विवाहित है, उसके 3 बच्चे हैं, माता पिता का देहांत हो चुका है, इकलौती बहन ससुराल में खुश है, उस पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं बची है जो उसके जीवन में बाधा बनकर आए। बड़ी बेटी का विवाह हो चुका है, बेटा कैम्ब्रिज में अपनी विदेशी पत्नी के संग है, केवल छोटी बेटी इंटर कर रही है। अब बचा सवाल समाज का। उसका मुकाबला हर कदम पर हर तरह से नैना ने किया है। कभी प्रताड़ना मिली तो कभी सराहना, और अब वह हर अंजाम के लिए तैयार है। हवाई जहाज कब उड़ा कब उतरा नैना न जान पाई। चौंकी तब जब सारे मुसाफिर अपना सामान निकालने लगे। नैना मंद मंद मुस्कुराती उठी, जेवरों से भरा पर्स कंधे पर टांगा और अटैची किसी की मदद से उतरवाई, फिर उतरते मुसाफिरों के पीछे चलने लगी। घर से भागने का यह अंदाज पुराना होने के बावजूद कितना नया था। जब तजुर्बा आपके बालों में सफेदी बनकर उभर रहा हो और आपके पैर किसी पुराने बरगद की तरह धरती में एक विशेष स्थान पर गहरे धंस चुके हों, तब सब कुछ नकार कर एक नई जिंदगी की बुनियाद डालना कितना अनोखा अनुभव है। जहाज की सीढ़ियां उतरते हुए नैना को महसूस हुआ कि वह पिंजड़े में कैद मैना थी जो आज बरसों बाद पंख फैलाकर सूरज की गर्मी को डैनों में भर हवा के डोले पर सवार फल फूलों से भरे बागानों की तरफ उड़ान भरने वाली है, जहां हरी पत्तियों वाले मोटी शाखाओं वाले दरख्त पर पड़े झूले में बैठ उसको केवल प्रेम गीत गाना होगा और राग उठाना होगा जिसका आलाप जाने कब से उसने सीने में दबा रखा था। सामान लेकर जब वह बाहर निकली तो उसकी बेचैन आंखें रविभूषण को तलाश करने में लग गईं। आसपास की भीड़ छट गई तो वर्दी पहने ड्राइवर उसकी तरफ बढ़ा और अदब से पूछा, नैना मेम साहब? हाँ साहब की मीटिंग थी, सुबह ना आ सके। सलाम कर उसने अटैची हाथ बढ़ाकर उठाई। नैना को
हाथों में पकड़ा गुलाबी फूलों का गुच्छा कांटों से भरा गुलदस्ता लगा। आंखों में दिल के टूटने से पानी तैर गया। नया गुलाबी सूट, उसकी उसी रंग की लिपस्टिक, सफेद मोतियों और गुलाबी नगों का जेवर, सारा साज श्रृंगार अर्थहीन हो उठा। दिल्ली से बंबई तक का रास्ता इसी पहली नजर के इंतजार में बार बार पर्स से आईना निकाल कर देखने में गुजार दिया। तड़प के सुलगते अंगारे दहकने के बाद एकाएक राख होने लगी। वह अपने को समझाने लगी कि इतना आवेश ठीक नहीं है। रविभूषण एक व्यस्त आदमी है, उसके पास समय की कमी हो सकती है। आखिर जिंदगी की शुरुआत में यह कैसे नकारात्मक भाव उभर रहे हैं। यदि उनको नैना का ख्याल न होता तो वह कार क्यों भेजते। शिकवे शिकायत को कम से कम वह बाद के लिए रखे, मगर सारी समझदारी के तर्क मन की इच्छा के आगे निहत्थे उठे। जब वह हट से बार बार यह प्रश्न करता कि आज तो एक विशेष दिन था, माना कि वे अपने कार्यक्रम में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, तो फिर आधा घंटा मीटिंग देर से शुरू करने की व्यवस्था नहीं कर सकते थे। नैना, मुझे तुमसे सब कुछ चाहिए, बस तुम पूरे विश्वास से इस जमीन पर खड़ी रहो। मैं तुम्हारे पास हूं। कई महीनों से अनुराग भरा आग्रह उन्हीं की तरफ से रहा था और परसों रात को सारा कार्यक्रम तय हुआ था। आज सुबह पहुंचने का फैसला हम दोनों ने लिया था। फिर उसने सिर झटका। पर्स से आईना निकालकर चेहरा दिखा। ताजगी रूखेपन में बदल रही थी। उसने अपने को संभाला और जबरदस्ती मुस्कान चेहरे पर लाई ताकि रवि उसकी उदासी ताड़ न जाए। मेम साहब, किधर जाना है? हवाई अड्डे की सड़क से निकलकर ड्राइवर ने मोड़ से पहले पूछा। किधर चलूं यानी क्या? नैना ने पलक झपकाई, फिर धीरे से बोली, क्या साहब ने कुछ नहीं बताया? नहीं, बस इतना कहा था कि मेम साहब जहां जाना चाहें पहुंचा देना और जहां ठहरे वहां का नंबर लेते आना ताकि मीटिंग के बाद मैं उनसे फोन पर संपर्क स्थापित कर सकूं। ड्राइवर ने धीरे से कहा। मतलब तय तो कुछ और हुआ था, क्या रवि सब भूल गए? मन ही मन नैना ने कहा और चकराई सी बैठी रही। किधर जाना है? ड्राइवर ने सवाल दोहराया। साहब के ऑफिस चलो, नैना के मुंह से निकला। कार सड़क पर तेजी से फिसलने लगी। चेहरे पर तना खुशी का शामियाना धीरे धीरे उतरने लगा। वहां चिंता प्रश्न बनकर उभर आई, कहीं रवि की धर्मपत्नी ने कोई फसाद तो नहीं खड़ा कर दिया। मैं इस शहर में कहाँ ठहरने जाऊं? 2 बार आई तो ठहरने का इंतजाम बुलाने वालों ने किया था। इस बार बुलावा रवि की तरफ से था। उसने साफ शब्दों में कहा था, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। पिछली बार तुम्हारा स्टे कम रहा, मगर इस बार ताजमहल होटल में एक सूट बुक करवाऊंगा। उसको फूलों से सजवा दूंगा ताकि उनकी उपस्थिति में हम कई दिनों तक एक दूसरे की बाहों में बेहोश रहें। फिर देखेंगे कि जिंदगी कैसे शुरू करेंगे। मुझे कोई जल्दी नहीं है, अब रात दिन हमारी मुट्ठी में है। तुम मुझ पर यकीन रखो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। जानती हो, मेरे 2 दिल हैं, एक में तुम मौजूद हो और दूसरे में मेरा प्रोफेशन। मीठी बातों की याद से नैना के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई। फिर दूसरे ही लम्हे वह कार रुकने से चौंक पड़ी। फीके चेहरे पर खुशी की तह जमाने की नाकाम कोशिश करती हुई नैना कार से नीचे उतरी। मन में रवि का कमरा देखने की जिज्ञासा उभरी। जब तब वह अपने कमरे को घर कहकर नैना को वहां रहने की दावत देता था। उसका कहना था, मुझे घर से ज्यादा अपने ऑफिस में सुकून मिलता है, वहां मेरी जरूरत की हर चीज मौजूद है। इसलिए नैना को अपने घर में पहला कदम रखना था। ड्राइवर के पीछे पीछे 11वें फ्लोर पर नैना लिफ्ट से पहुंची। रवि का ऑफिस शानदार था। चौकोर कमरे में 2 लोग सिर झुकाए लैंप के नीचे काम कर रहे थे। कई रंगों के फोन के पीछे काउंटर पर एक जवान लड़की बैठी थी। उसने नैना को देखकर नजरें उठाईं। यस मैम, मुझे रविभूषण जी से मिलना है। किस सिलसिले में? योर गुड नेम प्लीज। लड़की ने डायरी के पन्ने पलटते हुए पूछा। नैना। एक तीखा अपमान बोध नैना को हुआ, मगर नाम तो बताना था। सॉरी मैम, आज सर से आपकी मुलाकात का कोई समय दर्ज नहीं है। वह साहब ने आपको लेने भेजा था, ड्राइवर ने कहा। ओह, तो ऐसा बोलो ना।
इतना कहकर लड़की ने दूसरे कमरे का दरवाजा लपक कर खोला और बेहद विनीत भाव से बोली, सॉरी मैम, प्लीज आइए। रात को सर ने फोन करके बताया था, गाड़ी ठीक समय पर आपको लेने पहुंच गई थी ना? हाँ, ड्राइवर पहुंच गया था। रवि कब तक मीटिंग से लौटेंगे? नैना ने सोफे पर बैठते हुए कहा। सर का फोन आया था, अभी वह मीटिंग से साइट पर जाएंगे, फिर ऑफिस दोपहर तक लौटेंगे। ओह, उनको याद था मैं आ रही हूं, दुख से नैना के मुंह से निकला। जी जी, चौंक कर लड़की ने नैना को देखा। कुछ नहीं, नैना संभल कर बोली, इधर बाथरूम है, आप फ्रेश हो लें, मैं कॉफी भिजवाती हूँ। इतना कहकर लड़की कमरे से बाहर निकली। ड्राइवर अटैची लेकर अंदर दाखिल हुआ और कोने में रखकर चला गया। फिर एक अधेड़ मर्द हाथ में शीट लिए दाखिल हुआ और गौर से नैना को देखता बिना विश किए उसको मेज पर रखकर बाहर निकल गया। नैना को उसका यूं देखना खल गया। उसका मूड खराब था, मगर इतना नहीं कि वह वातावरण में फैली जिज्ञासा को सूंघ नहीं सकती थी। वह उठकर बाथरूम गई, बाल ठीक कर होठों पर नई पर लिपस्टिक की जमाई, फिर बाहर आकर कमरे का जायजा लिया। रविभूषण की बड़ी सी मेज के पीछे उफनते समुंदर की पेंटिंग लगी थी। बाईं तरफ रोल किए हुए कागजों का ढेर था। मेज पर ऊपर से लटकता लैंप और दो टेलीफोन। मेज के पीछे नीली ऊंची सीट वाली कुर्सी। तो यहां बैठकर रविभूषण मुझे फोन करते होंगे। सुनो नैना, मेरा कोई भावनात्मक जुड़ाव पत्नी से नहीं हो पाया। बहुत कोशिश की, मगर वह खुशबू जिसकी मुझे तलाश थी हमारे बीच कभी नहीं फैली। क्या एक इंसान सामाजिक बंधन से बंधा सारी जिंदगी तड़पता छटपटाता रहे और अपने लिए कोई लम्हा उधार न ले सके? दरवाजा खुला। नैना ने नजरें उठाई। कॉफी और सैंडविच की ट्रे लेकर लड़का कमरे में दाखिल हुआ और मेज पर रखकर जाने लगा। तभी वह लड़की अंदर दाखिल हुई। सॉरी मैम, आपको अकेला छोड़ दिया था। मेरा नाम रोजी है, आप कॉफी लें। हमारे ऑफिस की कॉफी पूरे 15 माले में मशहूर है, कहती रोजी ने कॉफी आगे बढ़ाई। तभी फोन की घंटी बज उठी। हेलो, रवि एसोसिएट। जी सर, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने रात को कब बात की थी? 11:30 बजे। सॉरी सर, मुझे रात की बातों की कोई सूचना नहीं रहती। यदि आप चाहें तो 2 बजे फोन कर लें। इतना कहकर रोजी ने लंबी सांस ली और गर्दन हिलाते हुए फोन रखा। नैना का मन किया कि उसके चेहरे पर उभरे अजीब से भाव और आंखों में उभरी परेशानी देखकर पूछे कि क्या हुआ, मगर फिर सोचा कि भले ही वह रवि के नजदीक है, मगर यह तो उसका ऑफिस है, उसको चिंता व्यक्त करने की कोई जरूरत नहीं है। कॉफी का घूंट भरते हुए उसको रविभूषण का आक्रोश से भरा स्वर याद आया। एक एक को मैं देख लूंगा। समाज के ठेकेदारों को एक दिन जवाबदेह होना पड़ेगा। मैं यहाँ बैठा हूं ना, आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें कि अपमान बड़ा होता है या शोषण। किसी एक अवस्था में जीना बेहतर है या सब कुछ नकारते चले जाना। सच्चाई को स्वीकार करने से डरना कोई अच्छी बात नहीं है। मेरे ऊपर लांछन लगाना बहुत बड़ा मानवीय कारनामा नहीं है। फिर हिम्मत है तो सामने आओ ना। इस तरह का वार्तालाप वह किसको संबोधित करके करता था, नैना समझ नहीं पाती थी। इतना जरूर जानती थी कि रविभूषण के अंदर कहीं आहत परिंदा जहर से बुझा कैद है। जब तब उसका उद्गार निकलता रहता है। उसका यह अंदाज जिसमें भटकन भी थी और ठहराव भी, आजादी भी थी और विस्तार भी, परंपरागत पुरुषों एवं नए साचे में ढले मर्दों से वह अलग था। कुछ था जरूर। एक तेज झटके से कमरे का दरवाजा खुला और एकाएक 6 फुट लंबे रविभूषण अंदर दाखिल हुए। होठों में सिगरेट थी, आंखें धुएं से अंधमुदी सी थीं, जिनको जरा तिरछी कर उसने सोफे पर बैठी नैना को ताका और पास में रखे गुलदान की ऊंची मेज पर रखी एस्ट्रे में सिगरेट बुझाई। फिर बड़ी शालीनता से दोनों हाथ जोड़कर नैना को नमस्ते की। बड़ी अदा से थोड़ा झुककर पूछा, आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? जी नहीं। नैना का चेहरा लाल पड़ गया। कहाँ ठहरी कहाँ है इस बार? अपनी कुर्सी पर बैठते हुए उसने नैना से पूछा, क्या आपको याद नहीं है कल रात आपने?
नैना ने गुस्सा पीते हुए हैरत से पूछा। दरअसल मुझे रात की सारी बातें याद नहीं रहती हैं। आप कह रही हैं तो यकीन करता हूं मैंने जरूर कहा होगा। रविभूषण कहकहा लगा कर बोले, यस सर। रोजी घंटी की आवाज पर हाजिर थी। लंच का टाइम हो रहा है, रविभूषण ने कहा। जी सर, मैं ऑर्डर देती हूँ, कहकर रोजी मुड़ी। हाँ, जरा बताइए तो मैंने क्या कहा था? पीने के बाद दरअसल मेरे जहन की सारी खिड़कियां दरवाजे खुल जाते हैं। अक्सर दोस्त बताते हैं कि मैं उस समय बोलते बोलते बहुत मार्की की बात कह जाता हूँ। जी? नैना को लगा रवि उसको छेड़ रहा है। कभी कभी फैंटेसी में रहना अच्छा लगता है, जो असलियत में ना हो उसको गढ़ना क्या सृजन नहीं है? मानिए चाहे न मानिए, इस सारे तामझाम के बावजूद हमारा काम बहुत रूखा सूखा है और मैं अब इन समानांतर रेखाओं और वृत्ताकार लकीरों के बीच घुटने लगा हूं। हमारा पेशा है तो बड़ा अमीर, मगर सच तो यह है कि हमारे पेशे में बड़े गरीब लोग हैं। आप समझ रही हैं मेरा इशारा किस तरफ है? सोच की विपन्नताओं और दिल की दरिद्रता की तरफ। आप पीते हैं? मैं किसी से कुछ छुपाता नहीं हूं। अपने को असहज स्थितियों में सहज बनाए रखने के लिए अक्सर लोगों को गैर जरूरी चीजों का सहारा लेना पड़ता है। अपनी धुन में रविभूषण आज दिन में कुछ ज्यादा बोल रहा था। आपने रात को जो बातें की थी वह सारी की सारी नशे की कैफियत में की थी। वे वायदे, वे। नैना की सांसें उखड़ने लगी। जरूर किए होंगे। अक्सर नशे की झोंक में बड़े बड़े प्लान डिस्कस कर जाता हूँ, पूरी बारीकी के साथ। मगर जब क्लाइंट आता है तो यकीन करें मुझे कुछ याद नहीं रहता है। रवि ने मासूमियत से कहा। मुझे बुलाना भी नहीं और वह ताजमहल भी नहीं। नैना के जहन में बना ताजमहल जगमगाने सा लगा। ताजमहल? क्या उसको बनाने की कोई बात आपसे कर डाली? माय गुडनेस, आई एम रियल जीनियस। मगर मैं उस्ताद मोहम्मद मूसा की तरह हाथ कटवाना नहीं पसंद करूंगा। रविभूषण कहकहा मार कर हंस पड़े। नैना के दिमाग में कोयले का इंजन पूरे वेग से धुआं फैलाता, सीटी देता गुजरने लगा। उसकी आंखें जलने लगी। उसने कांपते होठों से पूछा, मुझसे बात करना तो याद है या वह भी भूल गए? बिल्कुल याद है जनाब। मैं रोज आपकी खैरियत लेने के लिए दिल्ली फोन करता हूँ, मगर बातों की दिशा किस ओर बढ़ जाती है वह सब मुझे याद नहीं रहता। मुझे छानबीन की आदत नहीं है, तो भी मैंने आपसे कोई गैर जरूरी बात कह दी हो तो क्षमा करें। जरूर किए होंगे। अक्सर नशे की झोंक में बड़े बड़े प्लान डिस्कस कर जाता हूँ, पूरी बारीकी के साथ। मगर जब क्लाइंट आता है तो यकीन करें मुझे कुछ याद नहीं रहता है। रवि ने मासूमियत से कहा। मुझे बुलाना भी नहीं और वह ताजमहल भी नहीं। नैना के जहन में बना ताजमहल जगमगाने सा लगा। ताजमहल? क्या उसको बनाने की कोई बात आपसे कर डाली? माय गुडनेस, आई एम रियल जीनियस। मगर मैं उस्ताद मोहम्मद मूसा की तरह हाथ कटवाना नहीं पसंद करूंगा। रविभूषण कहकहा मार कर हंस पड़े। नैना के दिमाग में कोयले का इंजन पूरे वेग से धुआं फैलाता, सीटी देता गुजरने लगा। उसकी आंखें जलने लगी। उसने कांपते होठों से पूछा, मुझसे बात करना तो याद है या वह भी भूल गए? बिल्कुल याद है जनाब। मैं रोज आपकी खैरियत लेने के लिए दिल्ली फोन करता हूँ, मगर बातों की दिशा किस ओर बढ़ जाती है वह सब मुझे याद नहीं रहता। मुझे छानबीन की आदत नहीं है, तो भी मैंने आपसे कोई गैर जरूरी बात कह दी हो तो क्षमा करें। अरे अरे, ये क्या? आप रो रही हैं? मैं बदतमीज आदमी हूं, मगर मेरी मंशा किसी का दिल दुखाना नहीं होती। ये रुमाल लें प्लीज, अपने को संभालें। मैं ठीक हूं, नैना ने आंसू पूछे। मन हो तो हम कहीं और चलकर बैठते हैं। खाना लीजिए, खाना आ गया। सर, आपने सुबह ब्लड प्रेशर की दवा ली थी? रोजी ने धीरे से पूछा। नहीं। रविभूषण को अपनी उत्तेजना का भेद समझ में आ गया। सर, आपका फोन। रोजी ने बजते फोन को उठाया। हेलो माय स्वीट हार्ट, बोलो। मुझे याद नहीं। खैर, अभी दिल्ली से मेरी क्लाइंट आई हैं, मैं निकल नहीं पाऊंगा। तुम मम्मी के साथ हो आओ। सॉरी सर, आपकी एक मीटिंग 5 बजे लीला में मिस्टर ब्रजेश मदान के साथ है। फिर 7 बजे आपको नास जाना होगा, जहां सेमिनार के बाद डिनर भी है। ठीक है नैना जी, आप खाना खा लें।
कहते हुए रविभूषण आकर नैना के पास सोफे पर बैठ गए। नैना ने नजर उठाकर रवि के चेहरे को ताका। क्या सचमुच रवि गंभीर हैं? वह मुझसे मजाक नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या पिछले 11 माह से होती बातें झूठी थी? इतना लंबा झूठ किसी के वृतांत की तरह कैसे कोई इतना लंबा झूठ किसी वृतांत की तरह कैसे कोई हर रात बोल सकता है? क्या मौखिक शब्दों की कोई जिम्मेदारी नहीं होती? क्या वह मुंह से निकलते ही हवा में विलीन हो जाते हैं? कैसे विश्वास कर लूं कि उन शब्दों में रस नहीं था, भाव नहीं थे, निष्ठा नहीं थी? माना कि वे लिखित नहीं थे, मगर उन्होंने मुझे एक पूरा संसार दिया था। नैना कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, सुनना चाहने पर भी उसने प्लेट में खाना निकाला। ऑफिस के बाकी लोग लगातार कमरे में आ जा रहे थे, कुछ रख उठा रहे थे। रोजी पास ही खड़ी थी। आप ठहरी कहाँ हैं? ओह सॉरी, जहां भी ठहरना चाहे मेरा ड्राइवर आपको ले जाएगा। कार आप अपने साथ रख सकती हैं। ड्राइवर को फोन नंबर दे दीजिएगा। अब मैं इजाजत चाहूंगा। हाँ रोजी, तुम मैम के साथ रहना, उन्हें कोई तकलीफ ना हो। कल मुलाकात होगी। रवि ने बड़ी सी अटैची पर नजर डालते हुए नैपकिन से हाथ पोंछा और उठ खड़े हुए। नैना ने बड़ी बेसब्री से उन्हें जाते देखा। उसकी आंखों से आंसू गालों पर बह निकले। अपमान की शिद्दत ने उसके सारे बांध तोड़ दिए। मैम, रोजी ने घबराकर दरवाजा लॉक किया। आप अपने को संभालें मैम, सर को रात की बातें याद नहीं रहती। आप विश्वास करें, अक्सर लोग सर की इस आदत से परेशान हैं और हम ऑफिस वाले भी। यूं ना रोए मैम। रोजी बौखलाई परेशान सी नैना के पास खड़ी दिलासा देती रही। मैं ठीक हूं, नैना ने अपने को संभालते हुए कहा। सर एक अच्छे इंसान हैं, वरना मैं कब का काम छोड़ देती। मगर जब ऐसी दुर्घटना घटती है तो अक्सर यह सवाल मैं अपने से करती हूँ, क्या सचमुच सर एक ईमानदार संवेदनशील व्यक्ति हैं या फिर मानसिक रोगी? नैना अपने को संभालने के लिए बाथरूम गई। जब जी भर कर रो चुकी तो मुंह धोकर बाहर निकली। रोजी से नजरें बचाते हुए उसने दीवार पर लगी तस्वीरें देखनी शुरू कर दी। इस ग्रुप फोटोग्राफ में कौन कौन है? एकाएक अपनी जगह से उठते हुए नैना बोली। उसको रोजी का अपनी जिंदगी में झांकना जाने क्यों बुरा लग रहा था। सर के स्टूडेंट्स डेज की हैं। यह लड़की? नैना ने गौर से देखा। यह सरला जी हैं। जब आप ऑफिस में दाखिल हुई तो निजाम साहब समझे कि सरला जी आई हैं। आप उनसे बहुत मिलती हैं, वह बता रहे थे। अब कहाँ हैं? नैना का दिमाग जाग उठा। शादी के बाद पता नहीं कहाँ चली गई। सुना है सर और सरला जी विवाह करना चाहते थे, मगर रोजी ने धीरे से कहा। सब कुछ कितना उलझ गया है, नैना ने धीरे से कहा। सर काम में ईमानदार हैं, इसलिए लगातार कठिनाइयों का सामना करते हैं। फिर उनको वह कुछ भी नहीं मिला जो वह चाहते हैं, इसलिए कभी कभी बहुत तल्ख हो जाते हैं। हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिए मैम। रोजी की आंखों में याचना थी। नैना वापस सोफे पर आकर बैठ गई। उसके साथ क्या घट गया यह रोजी नहीं जानती। वह ईंट गारा बेजान नक्शे वह ईंट गारा बेजान नक्शे और इंसान के अंदर की दुनिया का ढहना वह नहीं जानती। अभी बहुत छोटी है। वीराने की खंडहर होती इमारतों को वह नहीं समझ सकती है। मेरी टूटन का हिसाब वह नहीं लगा सकती। अब मुझे चलना चाहिए। रात की या शाम की फ्लाइट में बुकिंग मिल सकती है। वह ईंट गारा बेजान नक्शे और इंसान के अंदर की दुनिया का ढहना वह नहीं जानती। अभी बहुत छोटी है। वीराने की खंडहर होती इमारतों को वह नहीं समझ सकती है। मेरी टूटन का हिसाब वह नहीं लगा सकती। अब मुझे चलना चाहिए। रात की या शाम की फ्लाइट में बुकिंग मिल सकती है? सहज हो नैना ने पूछा। श्योर मैम। सर तो आप रुकेंगी नहीं? मेरा आज ही लौटना जरूरी है। नैना हल्के से मुस्कुराई। ओके मैम। रोजी के चेहरे पर राहत सी उभरी। सुबह नैना को लगा वह लंबी बीमारी से उठी है। बाथरूम जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। सर का दर्द अभी बाकी था। चाय पीते हुए उसकी नजर नरेंद्र और बेटों की तस्वीर पर पड़ी। वे तीनों उसको अजनबी से लगे।
इनसे कटकर वह पानी के जिस जहाज पर बैठी थी, पता नहीं उसने किस निर्जन द्वीप में लाकर उसको पटका था। वह खाली नजरों से टकटकी बांधे फोन को देख रही थी। मन में आक्रोश का बवंडर उठ रहा था कि फोन पटक दे, अपना सिर दीवार पर मार ले। कनपटी के पास तपकन अब टीसों में बदल रही थी। टीसों के साथ उसके अंदर का उबाल भी पल पल बढ़ रहा था। नरेंद्र हफ्ते भर के लिए गया था। घर के नौकर मालकिन के यूं लौटने से मन ही मन खिन्न थे। दोपहर तक वे कमरे के आसपास चक्कर लगाते रहे कि नाश्ते खाने के लिए कुछ कहें। एक ने हिम्मत कर कमरे में झांका भी, मगर नैना को लेटा देख वह लौट गया। सभी परेशान थे कि न डॉक्टर आ रहा है न दवा, वरना मीम साहब जरा सी छींक भी सहन नहीं कर सकती थी। नैना सारी चीजों से बेखबर पीड़ा के संसार में डूबती जा रही थी। निराशा अपमान भरे दुख के साथ मिलकर उसकी मांसपेशियों में उत्तेजना भर रही थी। उसके अंदर सांस लेती औरत किसी तूफान की तरह तड़प रही थी। मोहब्बत के बिना यूं जिंदगी जीने का मकसद क्या? अब कोई भी किसी से प्यार नहीं कर पाएगा। ऐसा प्यार जो दो लोगों के बीच हुई जबानी बात का संदर्भ तलाश कर सके, जो शताब्दियों के गुजर जाने के बाद किसी कलाकृति में डूब अमर हो जाए, किसी पुस्तक के खुले पन्नों पर सदा के लिए दर्ज हो सके, या फिर सिर्फ इतना कि वह किन्हीं दो इंसानों के दिलों में पल भर के लिए ही पूरी ईमानदारी के साथ जिंदा रह सके। शाम का धुंधलका कमरे में दाखिल हो चुका था। नैना को उठने की सुध न थी कि बत्ती जलाती। कुछ देर पहले नौकर आया था, चाय की प्याली वैसे ही मेज पर पड़ी थी। उसके कानों पर घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। ऐसी ही गूंज और सनसनाहट उसको तब महसूस हुई थी जब उसका बड़ा ऑपरेशन हुआ था। पेट के अर्धचंद्राकार कटाव के बाद यूट्रस खो चुकी थी। तब गहरी बेहोशी से निकलते हुए महसूस हुआ था कि भारी पत्थर उसके पेट पर रखा है। 2 माह आराम करने के बाद जब वह ऑफिस जाने के काबिल हुई तो लेडी डॉक्टर ने हिदायत दी थी कि डॉक्टर नरेंद्र, इसके बाद औरतें आहत और संवेदनशील हो जाती हैं, मूड में फर्क आता है, इसलिए आपको कुछ खास ध्यान अपनी श्रीमती का रखना होगा। इन्हें ज्यादा संभालने की जरूरत होगी, इसलिए गुस्से और निराशा के समय आप इनकी विशेष देखरेख करें। वैसे तो आप सफल डॉक्टर हैं, सारी पेचीदगियां आपको मालूम हैं, आपसे ज्यादा क्या कहना। मीम साहब, डॉक्टर को फोन कर दूं? अस्पताल से कोई आ जाएगा। नौकर बर्तन उठाते हुए बोला। नहीं, डूबती आवाज उभरी। कमरे में रोशनी थी। नैना के अंदर अंधेरा बढ़ता जा रहा था। घड़ी की टिक टिक उसके सिर पर हथौड़े बरसा रही थी। तभी फोन की घंटी हमेशा की तरह ठीक 10 बजे घनघना उठी। बिना सोचे आदत के मुताबिक नैना का हाथ आगे बढ़ गया। क्या सो गई थी? नहीं। नैना का पूरा वजूद जल उठा। मुझे अगले हफ्ते इटली जाना है, इस बार तुम्हें साथ लेकर चलूंगा। अरसे से आराम करने की सोच रहा हूं, इस बहाने हमारा हनीमून भी हो जाएगा। सुन रही हो ना? फिर बात रोक कर चुंबनों के दीप शिखाएं। नैना का जख्मों से भरा वजूद इस ज्वार लहरी से थर्रा उठा। शब्दों का यह कैसा सम्मोहन है जो उसको फिर अपनी तरफ खींच रहा है। फिर वही सब कुछ। घबरा कर उसने फोन रख दिया। नहीं नहीं, अब यह सब फिर से दोहराना बेकार है। कितनी पीड़ा सही है, मगर इन शब्दों से दूर रहने का संताप जो वह सहेगी, उसका विकल्प क्या होगा? यदि हर सच अंत में झूठ साबित होकर रह जाता है तो फिर इस झूठ को सच क्यों नहीं मान लेती है? आखिर वह भी तो यथार्थ का एक चेहरा है। तभी फोन की घंटी फिर बज उठी। तुम बहुत सुंदर हो, मेरी तन्हा जिंदगी में एक दीप की तरह जो कभी नहीं बुझ सकता। मेरे विश्वास की जमीन बहुत पुख्ता है, मेरा यकीन करो। नैना की कनपटी के पास पीड़ा का खिंचाव बढ़ा और रविभूषण की जानलेवा आवाज के साथ नैना आहिस्ता आहिस्ता ताजमहल के आंगन में दाखिल हो गई। सारे प्रश्नों को पीछे छोड़कर संगमरमर की जालीदार खिड़की से यमुना को चांद की रोशनी में बहता देखती रही, जहां रेत की स्थिरता और जल का बहाव जाने कब से साथ साथ था। सुन रही हो ना? कुछ तो बोलो। कब चल रही हो? आओ, मेरा विश्वास करो। नैना के दिमाग में रविभूषण की पुख्ता जमीन गोल गोल घूमने लगी। हाथ से टेलीफोन फिसल गया और नाक के नथनों से तेज बहता खून उसके गले को तर करता कपड़े भिगोने लगा। नैना की सांसों का सरगम धीमा पड़ने लगा।
फोन पर शब्द घनघनाते रहे, जैसे कहना चाह रहे हों कि मेरा यकीन करो, मेरे विश्वास की जमीन बहुत पुख्ता है। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। आओ, मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। नैना, कुछ तो बोलो। नैना मुमताज की कब्र में दाखिल हो गई।